जो घटनाक्रम बतलाया कि जब सरकार और प्रमुख विपक्षी दल की बातचीत चल रही थी कि ये संसद का नियंत्रण किस प्रकार से हो सके इस सत्र का, जिसमें विपक्ष के चिंता के जो विषय हैं वो भी उठ पाए, सरकारी कामकाज भी हो पाए। ये फोन किसका है? तो क्या कारण था कि प्रधानमंत्री जी ने अचानक इस बातचीत के माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया? और स्वाभाविक है कि उनका एक वाक्य कि देयर आर स्केलेटन्स इन द कबर्ड ऑफ द ऑपोजिशन, the Prime Minister is faced with several questions because of recent disclosures also relating to the allotment of 2G spectrum. बहुत अधिक प्रश्न हैं जो उठ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के संबंध में। उनका कितनी उनको जानकारियां थी और किस निर्णय में वो शामिल थे। शायद प्रत्यक्ष रूप से कई प्रश्नों का उत्तर देने की वो स्थिति में नहीं है, और इसीलिए विषय अंतर किया जाए, उत्तर देने की बजाय विपक्ष पे हमला किया जाए, ये रणनीति उन्होंने बनाई है। No answers have been given by him. No answers can be given by him. And therefore he has decided to sidetrack the entire issue and instead attack the opposition. जब यह विषय पहली बार 2008-2009 में उठा था, तो उस वक्त पहला रवैया प्रधानमंत्री जी का था कि श्री ए राजा का पूर्ण रूप से पक्ष लिया जाए। उनका यह कहना था कि जो ए राजा ने किया वो जो उनसे पूर्व मंत्रियों ने किया वो उसके अनुकूल था। ही वेंट बाय द एस्टैब्लिश्ड प्रेसिडेंट्स। ही जस्टिफाइड ए राजा। अब आज के माहौल में उसका जस्टिफिकेशन करना तो सरल नहीं था। सीबीआई ही कह रही है कि उन्होंने अपराध किया। इसलिए पिछले सत्र में 24 फरवरी को जब मोशन ऑफ थैंक्स प्रेसिडेंट्स एड्रेस पे बहस थी, तो उन्होंने राज्यसभा में यह कहा कि मैंने विश्वास किया उन पे और वित्त मंत्री पे। टेलीकॉम मिनिस्टर पे और वित्त मंत्री पे। जब दोनों ने मेरे पास आकर यह कह दिया कि ये जो एंट्री फी है इस पे एक अग्रीड प्रपोजल है, तो मैंने उसमें हां भरी। सो फ्रॉम डिफेंडिंग ए राजा ही डिसाइडेड टू pass the buck to the telecom minister and the finance minister. उस वक्त की फाइल नोटिंग कि प्रधानमंत्री इससे दूरी रखें और उसके कार्यालय को दूर रखें, maintains an arm's length distance, ये बहुत स्पष्ट अंग्रेजी की शब्दावली है। The phrase arm's length distance cannot have different meanings. खुद को बचाने के लिए दूरी रखें, इसमें से अभिप्राय स्पष्ट ये निकलता था। लेकिन कल
उनको लगा कि किसी भी संसदीय लोकतंत्र में जहां सबसे प्रमुख सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री होता है, वो ये नीति नहीं ले सकता. ही कांट मेंटेन एन आर्म्स लेंथ डिस्टेंस फ्रॉम हिज ओन गवर्नमेंट एंड इट्स पॉलिसी. उन्होंने इसको दूसरा अर्थ देने की कोशिश की. अब ऐसा लगता है कि उनके वक्तव्यों से कि उनका जो रवैया है वो थोड़ा बदला है. Now he wants to give an impression that instead of maintaining arm's length distance, he was hands-on as far as the telecom policy was concerned. इसमें 3 तथ्य प्रमुख हैं. पहला, 10 जनवरी 2008 से पहले, मैं 10 जनवरी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 11 तारीख को लाइसेंसेस और स्पेक्ट्रम अलॉट हुए. श्री ए राजा ने 9 पत्र इनको लिखे हैं. इन ऑल देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ 18 लेटर्स. 9 पत्र उन्होंने लिखे हैं और 18 चिट्ठियों का एक्सचेंज हुआ है. और सबसे छोटी सी छोटी डिटेल भी प्रधानमंत्री को बतलाई गई. ऑक्शन नहीं होगा और 2008 में स्पेक्ट्रम 2001 के दाम पर दिया जाएगा, यह भी बतलाया गया. एप्लीकेशंस की जो डेट है, जो 1 अक्टूबर 2007 थी, उसको एडवांस कर दिया गया है और अब 25 सितंबर तक की एप्लीकेशन कंसिडर होगी, यह भी बतलाया गया था. और जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी का आधार था कि जो पहले अपनी दरखास्त देखा उसको कंसिडर किया जाएगा, इसका मैंने अर्थ बदल दिया है. और इसका नया अर्थ है, जो पहले पैसा जमा करवाएगा उसको कंसिडर किया जाएगा. ये जो 3 चार्ज हैं ए राजा पे, all the 3 factors have been informed by A. Raja to the Prime Minister on those letters. He was therefore aware of the minutest of details. संसद में उन्होंने कहा, यह दूसरा तथ्य है कि 11 जनवरी 2008 को सब अलॉटमेंट हो चुका था. उसके 7 महीने बाद 4 जुलाई 2008 को चिदंबरम साहब और ए राजा मुझसे मिले एंड दे गेव मी एन अग्रीड फॉर्मूला एंड आई अग्रीड. नाउ आई फेल टू अंडरस्टैंड इफ द फाइनेंस मिनिस्टर एंड द टेलीकॉम मिनिस्टर मेट यू 7 months आफ्टर द अलॉटमेंट. This was not a case of a post facto sanction. They had been allotted, they had made the payment. So how did this 4th July approval come into place is beyond comprehension. Now, the government's response to Raja's argument in court is कि जब allotment के बाद जो लाइसेंसेस अपने फॉरेन पार्टनर्स को एडिशनल इक्विटी दे रहे थे, उस स्टेज पे भी प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर वर इन्वॉल्व. उस वक्त भी इनको जानकारी दी गई कि ये बिल्कुल एफडीआई पॉलिसी के अनुकूल है. सो यू सी ऑल दीज फैक्ट्स. It's clear that the Prime Minister was involved in the micromanagement of the spectrum policy. जो फाइनेंस सेक्रेटरी और फाइनेंस मिनिस्ट्री का स्टैंड था 10 जनवरी से पहले कि इसकी नीलामी करो, ऑक्शन करो, वो भी उनकी जानकारी में था. और जब 15 जनवरी को फाइनेंस मिनिस्टर ने यह स्टैंड ले लिया कि आगे के लिए भविष्य में ऑक्शन करो, पुरानी बात जो हो चुकी वो हो चुकी. So the obvious thing that would have struck any prime minister who's hands-on
Mr. Finance Minister, why have you changed your stand? And your change of your stand is going to cost a lot of money to the public exchequer. इस संदर्भ में जो कल एक चेंज स्टैंड पीएमओ ने लिया है, उसमें से कुछ विषय उठते हैं जो हमने इस बयान में लिखे हैं। ये हैंड्स ऑन था। पहला कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस कहे कि मैं जीओएम बनाना चाहता हूं 2G के लिए और एंट्री प्राइस के लिए, और दयानिधि मारन कहे नहीं, जो हमारा समझौता है उसके तहत ये मेरा विषय है, जीओएम का विषय नहीं है। दिस इज व्हाट हैपेंड। Was this the method of running a government and dealing with a public asset? जब राजा साहब के टाइम पे लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि जो एंट्री फीस है वो जीओएम तय करे, he allowed Raja to overrule the law ministry rather than decide the issue himself. तीसरा जो मैंने अभी जिक्र किया, and that the finance minister, who was then the finance minister, has to explain. He can attack us in the opposition by saying, calling us people of average intelligence. But even people of average intelligence want to know, why did he change his stand? It's a simple question which he has to answer.